बहुत बड़ी खबर है और कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे नंबर्स सामने आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मोदी और अदानी ने दोनों ने देश के पर्यावरण को किस तरीके से चौपट किया है। पर्यावरण में सुधार लाने के केंद्र सरकार के दावों के बावजूद दो प्रमुख अमेरिकी संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया में सबसे खराब 5 देशों में से एक बना हुआ है। अब इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को 176वां स्थान दिया गया है, जो कि ईपीआई यानी 2022 की तुलना में मामूली सुधार है, जिसमें दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चार्ट में सबसे नीचे है यानी कि 180वें स्थान पर था। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई ईपीआई रिपोर्ट में शुरुआत में ही इसमें अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं। जैसे 2000 और 2012 के बीच 180 देशों में भारत की स्थिति 122 थी 127 देशों में से। दक्षिण की ओर भारत का ये सफर 2014 से शुरू हुआ और पिछले 8 वर्षों में से इसमें तेजी आई है, यानी कि गिरावट इस तरह से आई है। 180 देशों में से भारत की स्थिति 2018 में 177वीं थी, 2020 में 168वीं, 2022 में 180वीं और 2024 में जाकर 176वां स्थान भारत का है। और ये देखिए बहुत चिंता का विषय है, अपने आप में लोग इस पर लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी और अदानी ने किस तरीके से देश के एनवायरनमेंट को खराब किया है। उसमें एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम, एयर क्वालिटी, बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। प्रशांत भूषण का ट्वीट आपको प्ले करिएगा जरा साक्षी। ये देखिए प्रशांत भूषण ने लिखा है कि इंडिया नाउ रैंक्स एट 176 among 177 countries in the Environment Performance Index, thanks to Vishwaguru Modi ji and his love for cronies like Adani are raping the environment for their profits. कुछ और ट्वीट्स भी हैं, उसको एक एक करके आपको दिखा देते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। और कुछ ट्वीट्स देखिए अजय कुमार खेमका ने तो पूरा एक तरीके से दे दिया है कि किस तरीके से सारे सूचकांकों पे भारत को बर्बाद कर दिया है मोदी जी और अदानी ने मिलके। ये देखिए मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 के मुकाबले 2026 में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पायदानों पर भारत की रैंकिंग में भारी गिरावट देखी गई है, जो देश के कई क्षेत्रों में पीछे जाने को गंभीर स्थिति को दर्शाती है। अब ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सूचकांक 2014 वर्सेस 2026, पर्यावरण प्रदर्शन 155, 176, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 140, 157, वैश्विक लोकतंत्र यानी कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें कितनी गिरावट आई है और भारत अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है। वैश्विक भुखमरी में 2014 में 55वें नंबर पर था और अब 105 नंबर पर है। इन प्रमुख वैश्विक पैमानों पर गिरती रैंकिंग स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि विकास से बड़े दावों के बावजूद लोकतंत्र, पर्यावरण और प्रेस जैसे अहम मोर्चों पर भारत लगातार पिछड़ रहा है। कुछ और अगर ट्वीट्स होंगे तो उसको दिखा दीजिएगा। कोई और ट्वीट्स मैंने आपको भेजे? ओके, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं कि पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, और जो बात प्रशांत भूषण ने कही कि मोदी और अदानी ने मिलकर अपने नीति, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि अगर ये 5 साल और रह गए तो पानी की तरह आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। इस समय मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास आती हूँ कि सर्वेश, ये जो आज ग्लोबल रैंकिंग आई है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसमें कि भारत सबसे निचले पायदान पर नजर आ रहा है, 176 आउट ऑफ 177, क्या मोदी और अदानी ने जिस तरीके से एनवायरमेंट को लूटा है, इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है? जी सर्वेश, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए सारे को पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं, आपको और जनता को प्रणाम। पहली चीज, ये बहुत अच्छी बातें सुन रहा था मैं, और बहुत जरूरी, इससे जरूरी मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि देश के लोगों के लिए है, लेकिन ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं, यहाँ बैठे लोगों के विचार हो सकते हैं। जनता को आप दोष अदानी को दे लीजिए, आप दोष मोदी को दे लीजिए, जिसको देना है दे लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है, जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या जब हम कहते हैं जजेस, जब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो ये सब जनता के बीच से ही आते हैं। तो अभी जो है ये
पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सबके लिए एक सिस्टम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड क्या जनता की ये है कि हम इस पे डिबेट करें, कितने लोगों को पड़ी है इसकी, ये समझना जनता को पड़ेगा कि इस मुद्दे को कितना ज्यादा तूल मिलता है। क्या ये मुद्दा राम मंदिर के चढ़ावा चोरी जितना है क्या, या राम मंदिर इतना है, किसी मस्जिद इतना है, मदरसे इतना है? क्योंकि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों को आजकल बहुत लुभाते हैं, उस पर बहुत चर्चा होती है, चाय की दुकानों पे चर्चा होती है। क्या हम पर्यावरण पे चर्चा करते हैं? क्या हम वो वाली ब्रीड बचे हैं अब, जब चिपको आंदोलन एक्चुअली मैटर करता था लोगों के लिए, लोग पढ़ा करते थे? तो जब तक आप जनता नहीं जानना चाहेगी तब तक ये अदानी, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम ये कीमत चुका किस चीज के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वही है कि पुल बनाते हैं ढह जाता है, एयरपोर्ट बनाते हैं, 7 एयरपोर्ट जो रिसेंट बनाए थे, जो सरकार कहती है उसमें से 6 बंद हो जाते हैं, जो चल रहे हैं उनमें भी पानी बह रहा है 1 साल पुराने एयरपोर्ट्स में। जो अभी बता रहे थे अनिल सर बहुत सही कह रहे थे, गंगा एक्सप्रेसवे बना उसमें गड्ढा आ गया, जितने एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं उसमें गड्ढा आ रहा है। आपको, आपके लिए E20 मुद्दा नहीं है भारत। आप, जब मैं जाता हूँ डिबेट्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो आप बात कर रहे होते हैं E20 की, इथेनॉल की बात हो रही होती है, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुमने तो गोलियां चलवाई थी राम मंदिर पे, क्या कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। जब तक ये जनता, और उसका कारण है भाजपा हैज वर्कड फॉर दिस, बहुत सालों से उन्होंने शिक्षा को खत्म करने की कोशिश की है और बहुत हद तक वो सफल होते पाए जा रहे हैं। और अभी भी हमारे यहाँ नीट मुद्दा नहीं बन पाता, हमारे यहाँ शिक्षा का जो ये पेपर लीक्स है वो मुद्दा नहीं बन पाते। तो जब शिक्षा की कमी होगी तो ऐसे मुद्दे तो हो ही जाएंगे गॉड ना। और ऐसे मुद्दे आप सोचिए, सांस नहीं लोगे जियोगे ही नहीं। पॉल्यूशन वाला मुद्दा पार्लियामेंट छोड़िए, देश में कितना चल पाया, कितना मीडिया हाउसेस ने चलाया, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन जनता कितनी इंगेज होती है उसमें? पॉल्यूशन के मुद्दे पर हम कितनी बात करते हैं? आप अपने आसपास के लोगों को देखिए। और ये दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये सही में किसी भी शिक्षित इंसान को परेशान करने वाला मुद्दा है कि आप इस पे बात ही नहीं, आपके आसपास के लोग बात नहीं करना चाहते, पढ़े लिखे लोग बात नहीं करना चाहते। वो कहे कि नहीं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हिंदुओं का क्या होगा, ये बताओ धर्म खतरे में है। अरे जब सांस ही नहीं लोगे तो धर्म कहाँ होगा? हिंदू मुसलमान किसी के लिए नहीं होगा वो। तो ये प्रॉब्लम, ये इसको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और जनता को, बच्चों को, यूथ को ये समझने की जरूरत है। अनिल सर सही कह रहे थे कि जो पिछली पीढ़ी हो तो जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोग पढ़ा करते तब, तो मुझे लगता पढ़ना, मुझे लगता धीरे धीरे हटा देगी गवर्नमेंट, वो पढ़ेंगे भी नहीं लोग। क्योंकि गवर्नेंस भी 2 तरह की होती है, एक होती है सस्टेनेबल गवर्नेंस, कि आप ऐसी पॉलिसीज ला रहे होते हैं जो आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में उसका फायदा नहीं होगा लेकिन जनता को फायदा होगा। जब आप बिजली की बात करते हो तो बिजली ओवरनाइट नहीं बनती, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो ओवरनाइट नहीं बनती। हो सकता है आपके 5 साल के कार्यकाल में फ्रूटफुल ना हो, लेकिन वो बाद में काम आएगी, तो दैट इज सस्टेनेबल गवर्नेंस। लेकिन अभी की जो सरकारें हैं, अभी जो एक पार्टी राज कर रही है, अब ये इस पे काम करती है कि सब्सिस्टेंस गवर्नेंस पे है, कि अभी मैं ये नीति बताऊंगा और इसका मुझे तुरंत फायदा हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसपे वो बात करना नहीं चाहते, उस पे उनको तुरंत वोट मिलेंगे नहीं। वोट उनको पता है कि जनता को ऐसे मोड में ला दिया उन्होंने कि अब इसी पे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अभी कह देंगे एनवायरमेंट में जो हम 176वें नंबर पे गए उसमें पाकिस्तान का कोई रोल है, पाकिस्तान ने कुछ कर दिया होगा, ISI ने कर दिया होगा। तो अब उसके लिए एक फिल्म आ जाएगी कि एनवायरमेंट हमने इसलिए खराब कर दिया कि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट करें उनको सांस लेने में तकलीफ हो, मर जाए, इसलिए हम जानबूझ के फेज्ड मैनर में ये कर रहे हैं। पॉल्यूशन हमने इसलिए बढ़ाया कि पाकिस्तानी मर जाए, घुसपैठिए भाग जाए। हम बांग्लादेश से भी नीचे इसलिए चले जाएंगे, पाकिस्तान से नीचे इसलिए चले जाएंगे कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको दिक्कत हो तो भाग जाएं। तो ये नैरेटिव अब भाजपा करेगी और बायर्स हैं हमारे यहाँ जो खरीद भी लेंगे, लोग मान भी लेंगे इसको। तो मेरा गुस्सा इसमें किसी अदानी कॉर्पोरेट हाउसेस जब सरकार चला रही है, जब भाजपा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है तो फायदा तो उसी को देंगे, लेकिन क्या वो कॉर्पोरेट कहीं और उसकी कीमत चुकाता दिख रहा है आपको? कहीं और देश में कहीं एक जगह दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे? वो भी तो नहीं है ना। अमेरिका करता हो, अमेरिका पेड़ कटवाता हो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, हमारा क्या दिख रहा है? हम तो बस फायदा ही दे रहे हैं और दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान है। वो वैसे ही है कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, आप वहां पे ब्राजील ने E10 से 15 से 19 पे आके 20 करते ही रोल बैक कर लिया कि नहीं E20 नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप E20 E30 E40 करते चले जाएंगे तो पेट्रोल में इथेनॉल भी मिला रहे हैं आप, वो ब्लेंड कर देते हैं, कह देते हैं उसको, और दुनिया उसको एडल्ट्रेटेड कहती है, लेकिन उसका दाम नहीं कम होता।
आप एथेनॉल मिलाइए, केरोसिन मिलाइए, कुछ पानी मिलाइए, तो उसके बाद कम से कम जनता को सस्ता तो मिले। तो दोनों तरफ से मार तो जनता ही खा रही है। वही हाल यहाँ भी है कि आप किस चीज का फायदा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। तो जनता को समझना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करेंगे, अदानी पैसा कमाएंगे, जनता को देखना होगा कि उनको क्या मिल रहा है।